नमस्ते साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम सब कन्याकुमारी के बाद रामेश्वरम पहुंच चुके हैं। रामेश्वरम भारत का दक्षिणतम छोर है। ये वो स्थान है जहां से भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए नल और नील की सहायता से पुल बनवाया था। यहाँ से श्रीलंका की दूरी बहुत ही कम है, लगभग 15 से 16 किलोमीटर। और ये उसका ड्रोन व्यू है जो आप सामने देख रहे हैं। तो आज हम सब चलेंगे धनुषकोडी की यात्रा पर। धनुषकोडी रामेश्वरम से कितना दूर है, यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा और कितना समय आपको लगेगा, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। अगर आप रामेश्वरम आते हैं और धनुषकोडी नहीं आते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी है, क्योंकि रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी के मंदिर के बाद अगर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कोई स्थान है तो वो धनुषकोडी है। धनुषकोडी की रामेश्वरम कस्बे से दूरी मात्र 19 किलोमीटर है और वहाँ पर जाने के लिए आपको तरह तरह के साधन मिल जाएंगे। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप गाड़ी बुक करके भी जा सकते हैं, जो मुश्किल से 1200-1500 या बहुत होगा तो 2000 रुपये तक लेगी। और अगर आप अकेले हैं या आप एक या दो फ्रेंड हैं तो आप ऑटो से भी जा सकते हैं, जैसे कि हम सब गए थे। धनुषकोडी का रास्ता बहुत ही अच्छा है और व्यूज़ बहुत ही विहंगम है। सड़क के एक तरफ आप देखेंगे तो आपको सामने हिंद महासागर दिखेगा और सड़क के दूसरी तरफ आपको बंगाल की खाड़ी दिखेगी। धनुषकोडी पे इन्हीं दोनों का संगम होता है। धनुषकोडी पहुंचने में मुश्किल से आपको आधे घंटे लगेंगे और जब आप धनुषकोडी पहुंच जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि इसके बाद अब समुद्र है और ज़मीन ख़त्म हो जाती है। ये एक बहुत ही मनोरम स्थान है और यहाँ पे आपको इस वीडियो में खास बात और हम दिखाएंगे। इस स्थान पर हम 3 साल पहले भी आए थे, तो 3 साल पहले का धनुषकोडी कैसा था और आज का धनुषकोडी कैसा है, इन दोनों में मुख्य क्या अंतर है, इसके बारे में आपको दिखाएंगे। तो यदि आप अभी तक नहीं गए हैं या आप पहले जा चुके हैं इस बार नहीं गए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में कितना अंतर आ चुका है। धनुषकोडी एक ऐसा स्थान है जो भारत का अंतिम छोर माना जाता है, क्योंकि इसके बाद भारतीय ज़मीन ख़त्म हो जाती है और अथाह समुद्र चारों तरफ फैला हुआ है। एक तरफ जो आप सामने देख रहे हैं हिलोरे मारता हुआ हिंद महासागर और इसके दूसरी तरफ भगवान राम के शाप से शांत बंगाल की खाड़ी। दोनों के पानी का रंग भी अलग अलग है और जब दोनों मिलते हैं तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि यहाँ पर इन दोनों का संगम हो रहा है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप आएंगे तो आपको समय बिताने के लिए बहुत समय मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको जाने का मन नहीं करेगा और यहाँ पर आपको तरह तरह के स्टॉल दिखेंगे। जैसे कि सामने ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये व्यक्ति एक दूरबीन लगाए हुए और श्रीलंका दिखा रहा है। इससे आप देखेंगे तो बता रहा है कि सामने जो आपको झंडा दिख रहा है वो श्रीलंका के बॉर्डर पे लगा हुआ है। यहाँ से श्रीलंका की दूरी मात्र 16-17 किलोमीटर है। पहले यहाँ पे जब जलजला आया था 1964 में, उसके पहले धनुषकोडी तक ट्रेन आती थी और यहाँ से स्टीमर का संचालन होता था, जो यहाँ से व्यापार के लिए श्रीलंका आती जाती रहती थी। लेकिन उस जलजले के बाद स्थिति ऐसी बन गई कि सारा व्यापार खत्म हो गया। ये शहर अभिशप्त घोषित कर दिया गया। रामेश्वरम पहुँचना बहुत ही आसान है। भारत के कई बड़े शहरों से रामेश्वरम की ट्रेनें मिल जाती हैं और आप अपने शहर से अगर हवाई जहाज़ से आना चाहें तो रामेश्वरम का नज़दीकी हवाई अड्डा मदुरई है। अगर आप उत्तर भारत से आ रहे हैं तो आपको बेंगलोर तक आना ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा, क्योंकि मदुरई की फ़्लाइट आपको थोड़ी महंगी पड़ जाएगी। आप कभी भी साउथ की यात्रा पर आएँ तो बेंगलोर को अपना बेस स्टेशन बना लें। फ़्लाइट से आप बेंगलोर तक आ जाइए। उसके बाद यहाँ से आपको ज़्यादातर साउथ के शहरों तक जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाएंगी और ये जर्नी बहुत लंबी नहीं होती। आप आराम से साउथ कवर कर सकते हैं। तो रामेश्वरम आप पहुंचिए। उसके बाद रामेश्वरम घूमने के बाद आप ऑटो बुक कर लीजिए या गाड़ी बुक कर लीजिए और धनुषकोडी की यात्रा पर आ जाइए। ये ऑटो या कैब वाले आपको धनुषकोडी के साथ साथ करीबन 9-10 पॉइंट और भी हैं जो रास्ते में पड़ते हैं, वो सब आपको घुमाएंगे और आप आसानी से 4 से 5 घंटों में रामेश्वरम की पूरी यात्रा कर लेंगे। तो आने वाले वीडियो में
आपको हम ये भी दिखाएंगे कि रामेश्वरम की यात्रा कैसे कर सकते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत सीता के साथ वापस लौटने लगे, तब नवनियुक्त लंकापति विभीषण ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके द्वारा बनवाया गया यह सेतु बना रहा तो भविष्य में इस मार्ग से भारत के बलाभिमानी राजा मेरी लंका पर आक्रमण करेंगे। लंका नरेश विभीषण के अनुरोध पर श्री रामचंद्र जी ने अपने धनुष की कोटी यानी कि नोक से सेतु को एक स्थान से तोड़कर उस भाग को समुद्र में डुबो दिया। इससे उस स्थान का नाम धनुषकोडी हो गया। धनुष यानी धनुष और कोडी यानी सिरा। यह भी कहा जाता है कि राम ने अपने प्रसिद्ध धनुष के एक छोर से सेतु के लिए इस स्थान को चिन्हित किया था। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का मिलन साफ साफ दिख रहा है। दोनों के पानी के रंग अलग अलग हैं। सामान्यतः दो समुद्रों के संगम पर पवित्र सेतु में स्नान कर तीर्थयात्री रामेश्वरम के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। एक रेखा में पाई जाने वाली चट्टानों और टापुओं की श्रृंखला प्राचीन सेतु के ध्वंसावशेष के रूप में दिखाई देती है, जिसे एडम्स ब्रिज यानी कि राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि काशी की तीर्थ यात्रा महोदधि, जिसे बंगाल की खाड़ी, और रत्नाकर, जिसे हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं, इनके संगम पर धनुषकोटी में पवित्र स्थान के साथ रामेश्वरम में पूजा के साथ ही पूर्ण होती है। इस पतित पावन धनुषकोटी तीर्थ में जप तप स्नान दान आदि करने से महापातकों का नाश, मनोकामना की पूर्ति तथा सद्गति मिलती है। धनुषकोटी का दर्शन करने वाले व्यक्ति के हृदय के अज्ञान में ग्रंथि कट जाती है, उसके सारे संशय दूर हो जाते हैं और संचित पापों का नाश हो जाता है। यहाँ पिंडदान करने से पितरों को कल्प पर्यंत तृप्ति रहती है। धनुषकोटी में पृथ्वी के 10 कोटि सहस्र यानी कि 1 खरब तीर्थों का वास है। तो हम बात कर रहे थे 3 साल पहले और आज के धनुषकोटी में क्या अंतर आ चुका है। अगर 3 साल पहले के धनुषकोटी की बात करें तो ये जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, इसके बगल में जो पत्थर पड़े जिस पर हम सब चल रहे थे इस समय, इससे नीचे उतरकर काफ़ी दूर तक बालू ही बालू थी और उसके बाद पानी शुरू होता था। ये सीन आज से 3 साल पहले का है जो आप देख रहे हैं, और इसमें आप बिल्कुल साफ साफ देख रहे होंगे काफ़ी दूर तक बालू है, उसके बाद पानी है। एक अलग अनुभव ये भी था क्योंकि इसमें पानी कम था और इसमें आप काफ़ी आगे तक जा सकते थे। एक खास मान्यता यहाँ पर, जो लोग भी आते हैं वो बालू से शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उसका पूजन अर्चन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भोले की नगरी है और यहाँ पर भोले कण कण में वास करते हैं। साल में 2 बार समय ऐसा होता है जब आपको पानी कम दिखेगा और 2 बार पानी ज़्यादा दिखेगा। जब आप जाड़ों में जाएंगे तो पानी का स्तर काफ़ी ऊंचा रहेगा। बिल्कुल वो जो बीच में अशोक की लाट बनी हुई है, जो इसका एक सिंबल है, जो इसकी एक पहचान है धनुषकोटी की, पानी लगभग वहाँ तक आ जाता है। और गर्मियों में जाएंगे तो पानी काफ़ी नीचे तक खिसक चुका होता है। जो आपने पहले फुटेज देखी, उस फुटेज में हम सब जाड़े में गए थे, और जो बाद में 3 साल पुरानी वाली फुटेज थी, उस फुटेज में हम लोग जून में गए थे, जिसमें पानी काफ़ी पीछे तक खिसक चुका था। तो आप दोनों तरह से आनंद ले सकते हैं। जब भी आप जाएंगे तो ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी। धनुषकोटी के इतिहास की अगर बात करें तो यहाँ पर 1964 में एक बहुत ही भयानक जलजला आया था, जिसने एक हंसते खेलते शहर को तबाह कर दिया। वो जलजला कैसे आया था, उससे क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने सभी साथियों से चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि बहुत ही दिलचस्प वीडियो होने वाली है। धनुषकोटी के बारे में आपको, उस जलजले के बारे में आपको उसमें हम बताएंगे। तो अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।